अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। डबल एम ए के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है डबल एम ए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कितने पढ़े लिखे हो तुम? सेठ फाखिर ने पुरगरूर अंदाज में गर्दन अकड़ाकर पूछा। जी, मैंने डबल एम ए किया है, साथ ने फ़ौरन जवाब दिया। डबल एम ए वो क्या होता है? सेठ फाखिर ने बुरा सा मुंह बनाया। जी, मैंने 2 बार एम ए किया है। तुम उर्दू में नहीं बता सकते कि मैंने इतनी जमातें पढ़ी हैं? एम ए कितनी जमात को कहते हैं? जी, 16 जमात को। इसका मतलब है तुमने 32 जमात पास की है। मारे हैरत के सेठ साहब के मुंह से निकला। जी नहीं, आप 18 जमातें समझ लें। अच्छा खैर सुनो, मेरे पास तो ज़्यादातर अनपढ़ लोगों के लिए काम है। 6-7 जमात से काम चला लेता हूँ। आप मुझे 6-7 जमात पास समझ लें। मेरी वालदा बीमार हैं, उन्होंने मुझे सिलाई कढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचाया है, साद ने जवाब में बताया। कहाँ तक पहुँचाया है? मेरे घर तक। जी नहीं, डबल एम ए तक। अब वो बीमार हो गई हैं, इसलिए मुझे हर हाल में मुलाजमत करनी है, जहाँ भी मिले, जैसी भी मिले, साद ने जवाब में बताया। तुमने किसी दफ्तर में क्यों कोशिश नहीं की? ऐसी वैसी कोशिश? मैं तो कोशिशें कर कर के थक गया हूँ। हर तरफ रिश्वत और सिफारिश का राज है। क्या है हर तरफ रिश्वत और सिफारिश का? सेठ फाखिर ने हैरान होकर पूछा। जी राज, वो क्या होता है? जी, राज कहते हैं हुकूमत को। तुम्हारा मतलब है दफ्तरों में रिश्वत और सिफारिश दोनों हुकूमत कर रही हैं? सेठ फाखिर के लहजे में ज़माने भर की हैरत शामिल हो गई। मतलब ये है सेठ साहब के दफ्तरों में इनके बगैर काम नहीं चलता, साद ने बेचारगी के आलम में कहा। खैर होगा, मुझे क्या, मुझे कौन सी दफ्तरों में मुलाजमत करनी है। अच्छा मियाँ, बात यह है कि यहाँ एम ए डबल एम ए नहीं चलेगा। चाहो तो मुलाजमत कर लो, वरना अपना रास्ता लो। सेठ साहब, मैंने बताया ना, मेरी वालदा बीमार हैं, जैसे भी मुलाजमत मिलेगी करूँगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे कोठी की सफाई का काम लिया जाए तो करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं करूँगा। अगर तुमसे माली का काम लिया जाए तो करोगे? पानी तो दे लूँगा, और इस सिलसिले में क्या कुछ करना होता है ये मुझे मालूम नहीं। हाँ, कोई माली का काम सिखा दे तो और बात है। और खाना पका लिया करोगे? सेठ साहब ने पूछा। जी खाना? मारे हैरत के इसके मुंह से निकला। हाँ खाना। सेठ साहब ने भी आंखें निकाली। मुझे अफसोस है सेठ साहब, मैं खाना पकाना नहीं जानता। तब तो तुम खुद सोचो, तुमसे घर की सफाई का काम ही लिया जा सकता है। क्यों सेठ साहब, आपके यहाँ लिखाई पढ़ाई का काम नहीं होता? इसने पहली बार कदरे झिल्लाकर कहा। गुस्सा दिखाना है तो अपना रास्ता नापो। नहीं सेठ साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर सुन लो, लिखाई पढ़ाई के काम मेरे बेटे खुद कर लेते हैं। ठीक है, मैं सफाई का काम करूँगा, आखिर इसने फैसला कुन लहजे में कहा। तो फिर ये भी सुन लो, तनख्वाह सिर्फ 5,000 मिलेगी। हर साल 250 रुपये तरक्की मिलेगी। दोपहर का खाना भी मिलेगा। सुबह का नाश्ता तुम घर से करके आओगे, रात का खाना भी अपने घर जाकर खाओगे। अगर ये सब बातें मंजूर हों तो सुबह से काम पर आ जाना, मंजूर ना हो तो आने की ज़रूरत नहीं। सेठ साहब ने गोया 2 टोक बात की। मुझे मंजूर है, मैं सुबह से काम पर आऊँगा। इसने शुक्रिया अदा किया और कोठी से निकल आया। घर पहुँचा तो माँ पहले ही सवालिया निशान बनी खड़ी थी। इसने दिल पर हाथ रखकर चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सजाकर कहा। मुबारक हो माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कहाँ मिली बेटे? एक दफ्तर में, ज़्यादा अच्छी तो खैर नहीं है, हमारी गुजर बसर हो जाएगी, और इस दौरान मैं कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करता रहूँगा। चलो ठीक है। ये सुनकर इत्मीनान हुआ। रोज़ रोज़ की परेशानी तो दूर हुई। दूसरे दिन से वो सेठ फाखिर के घर जाने लगा। सुबह से शाम तक सारी कोठी की सफाई करता, फिर थक हार कर घर आता। माँ प्यार से इसकी पेशानी पर बोसा देती तो एकदम इसकी सारी थकन दूर हो जाती। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता। पूरे 1 साल तक इसका ये मामूल रहा। इस दौरान वो मुलाजमत तलाश करने की बराबर कोशिश करता रहा, दरख्वास्तें देता रहा, इंटरव्यूज़ देता रहा, और आखिर 1 साल बाद इसने एक अच्छी मुलाजमत तलाश कर ली। उस रोज़ उसने अपनी वालदा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो भी बेइंतहा खुश हुई। अगले रोज़ इसने ये खबर सेठ फाखिर साहब को सुनाई। सेठ साहब, मुझे एक बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई है, मैं अब यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा 1 साल यहाँ बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सेठ साहब ने
اس کی بات سن کر جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں، پھر بولے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ جی کیا مطلب؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ تم میری ملازمت چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سیٹھ صاحب؟ اس قسم کا کوئی معاہدہ آپ نے میرے سے نہیں کیا تھا، اس نے گھبرا کر کہا۔ یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود تم نہیں جا سکتے۔ کیوں سیٹھ صاحب؟ آخر میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس میں نے کہہ دیا تم نہیں جا سکتے۔ آخر کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ پہلے تم یہ بتاؤ 1 سال تک میں نے تم سے کیسا سلوک کیا؟ کوئی سختی تو نہیں کی؟ جی بالکل نہیں، بس پہلے دن یعنی ملازمت دیتے وقت آپ کا لہجہ سخت تھا، لیکن چونکہ معاملہ والدہ کی بیماری کا تھا اس لیے اس وقت میں نے یہ سوچ کر دل کو بہلا لیا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ سخت مزاج ہیں تو کیا ہوا، میں بھی تو مجبور ہوں نا، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ بعد میں پورے سال کے دوران میں نے آپ میں کوئی سختی محسوس نہیں کی، نہ آپ نے کوئی برا سلوک کیا۔ ویسے اگر آپ سختی کرتے، برا سلوک کرتے تو… وہ یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ تو کیا؟ سیٹھ صاحب نے پھر آنکھیں نکالی۔ تو بھی میں یہ ملازمت اس وقت تک ضرور کرتا جب تک کوئی بہتر ملازمت نہ مل جاتی، اور اب چونکہ بہت زیادہ بہتر ملازمت مل گئی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ نہیں تم نہیں جا سکتے، سیٹھ فاخر نے اسی انداز میں کہا۔ سیٹھ صاحب آخر میں کیوں نہیں جا سکتا؟ مہربانی فرما کر آپ صاف صاف بتا دیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ میں نے 1 سال تک تمہیں خوب اچھی طرح آزمایا ہے، تم پوری طرح امتحان میں کامیاب رہے ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنی مل میں ایک اچھے عہدے پر نئی ملازمت دے رہا ہوں۔ یہ رہا میری طرف سے تمہاری 1 سالہ بہترین کارکردگی کا سرٹیفکیٹ۔ یہ کہتے ہوئے سیٹھ فاخر نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کاغذ پر صاف ستھری اور بہترین انگریزی میں اس کی تعریف لکھی تھی، اور سیٹھ صاحب کے دستخط بھی انگریزی میں ہی تھے، اور یہ سرٹیفکیٹ انہوں نے خود ہی انگریزی میں تحریر کیا تھا۔ ختم شد۔